तो एक चीज़ बताओ कि अगर किसी को टैक्स बचाना है और अगर किसी को दुबई का रियल एस्टेट का एप्रिसिएशन भी कमाना है और रेंटल इनकम भी कमानी है, तो उसका बेस्ट तरीका क्या है? जेन्युइन तरीके से कोई भी इंडियन कैसे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकता है दुबई में और हायर रिटर्न भी ले सकता है, बट विदाउट डिस्टर्बिंग एनी इनकम टैक्स वन? देखिए, इसमें सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा आपकी टैक्स रेसिडेंसी क्या है। ओके। अगर टैक्स रेसिडेंसी आपने यूएई की ले ली अच्छा। तो यूएई गवर्नमेंट एक्सचेंज नहीं करेगा इन्फॉर्मेशन इंडियन गवर्नमेंट के साथ। अच्छा। अब टैक्स रेसिडेंसी कैसे मिलती है यूएई की? हाँ। वो उसके लिए आपको एटलीस्ट 183 डेज आपको यूएई में रहना पड़ेगा। तो मोटा मोटा मान के चलते हैं 6 महीने। अच्छा। यस, अगर आप इतना रहेंगे तो आप टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं यूएई में हर साल? हर साल। ओके। अगर आपको लगता है 6 महीने तो मोटा मोटा इतना ही हो गया कि मैं वहीं रह रहा हूँ, मेरा दूसरा घर हो गया यूएई, हाँ। तो यूएई गवर्नमेंट ने बड़ा स्मार्टली इसमें एक डिसीजन लिया ओके। और बोला कि अगर आपके पास रेसिडेंस परमिट है, जिसको गोल्डन वीज़ा भी बोल सकते हैं, इन्वेस्टर वीज़ा भी बोल सकते हैं, एंड साथ में आपने प्रॉपर्टी एक परमानेंट रेसिडेंसी ले रखी है यूएई में, मतलब प्रॉपर्टी खरीद रखी है या इवन रेंट पे भी ले रखी है, हम्म। तो आप केवल 90 डेज रहिए यूएई के अंदर और टैक्स रेसिडेंसी ले लीजिए। और जैसी मिल गई तो आप कितना भी इन्वेस्टमेंट करिए, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं होने वाली। अच्छा। अब इसका तीसरा रास्ता एक और है, अगर किसी को 90 दिन भी नहीं रहने तो वो यूएई में कंपनी सेटअप कर सकता है अपनी। अच्छा। वहाँ बहुत इजीली आप समझिए 4-5 दिन के अंदर आपको कंपनी सेटअप हो जाती है। फ्री जोन बहुत सारी है वहाँ पे, 40+ फ्री जोन्स हैं। अच्छा। उधर आप कंपनी सेटअप करिए और उस कंपनी के थ्रू आप प्रॉपर्टी बाय करिए। अच्छा। तो जो भी रेंटल इनकम यूएई में होगी आपकी, या आप उस प्रॉपर्टी से कैपिटल एप्रिसिएशन लेंगे, तो उस पर जो टैक्स लगेगा वो उस कंपनी को लगेगा। आप शेयर होल्डर हैं उस कंपनी के। ओके। आपने अपनी शेयर होल्डिंग नहीं बेची है, उस कंपनी ने प्रॉपर्टी बेची है। तो जब वो कंपनी प्रॉपर्टी सेल करेगी या उससे रेंटल इनकम करेगी तो वो उस पर टैक्स देगी। बट इसमें एक और पॉइंट है कि क्योंकि आपने शेयर होल्डिंग ली है, तो मैं हमेशा ये एडवाइस करता हूँ आप ओडीआई कंप्लाइंस करिए, क्योंकि आपने किसी कंपनी की शेयर होल्डिंग ली है तो आप स्टिल फॉरेन एसेट को एक्वायर कर रहे हैं। ओके। क्योंकि वो शेयर होल्डिंग भी एक एसेट ही है। एक अभी सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी रील्स आ रही हैं और न्यूज़ में भी बहुत आ रहा है कि दुबई अब रुकेगा, दुबई में बहुत ज़्यादा कैपिटल एप्रिसिएशन आ गई है, मतलब अनबिलीवेबल है, पिछले 2 साल में 70% जंप आ गया है, तो अब दुबई रुकेगा। आपको क्या लगता है, क्या दुबई का जितना भी जूस था वो निकल गया है अभी या अभी कुछ बचा है? सो दुबई में आपको मैं बताऊं 2021 से अभी तक 75% प्राइसेस हाइक हो चुके हैं। अच्छा। एंड मुझे लगता है कि अभी जूस का पहला ही बूंद टपका है। ओह अच्छा। इसके अलावा काफ़ी डेवलपमेंट्स भी हो रहे हैं अभी। आपको पता ही है, बुर्ज खलीफा हो गया, फ्यूचर ऑफ म्यूजियम हो गया, उनका दुबई मिरर है। या। तो काफ़ी चीज़ें हैं, बट अभी वो डाउनटाउन 2.0 भी लेके आ रहे हैं। या। उसमें वो क्या कर रहे हैं, वो क्रीक हार्बर कम्युनिटी बना रहे हैं पूरा। और बुर्ज खलीफा तो करीबन 800 स्क्वायर मीटर टॉल है, बट वो उससे भी बड़ी एक टावर को खड़ा कर रहे हैं, उसका नाम रखेंगे वो क्रीक टावर। या मतलब पहले दुबई ने वर्ल्ड का टॉलेस्ट टावर बनाया, अब वो अपने से ही कंपटीशन करके उससे भी बड़ा एक टावर बना रहा है। राइट, और माना जा रहा है कि ये 1 किलोमीटर से भी ऊपर जाएगा। अमेजिंग। राइट। एंड उस टावर पे इन्होंने क्या किया इस बार, क्योंकि ये जो जिसने बनाया था वो इमार ने बनाया था। या। इमार ने ये देखा कि भाई बुर्ज खलीफा बनाया और उनको लगा कि ये तो इसके प्राइस बहुत ही बूम पे चले जाएंगे। बट क्या हुआ कि बुर्ज खलीफा से ज़्यादा उसके जो आसपास की जो बिल्डिंग्स हैं या रियल एस्टेट्स हैं उसके प्राइस बढ़ गए। बिल्कुल ऐसे ही तो हुआ। उन्होंने ये चीज़ देखा कि भाई बुर्ज खलीफा में तो कोई ले नहीं रहा, सब इधर उधर क्यों ले रहे हैं, तो उनको व्यू साइड व्यूइंग चाहिए। या। तो ये समझ के इन्होंने क्रीक टावर में क्या किया, उसको हॉलो बनाया है। अच्छा। इसमें कुछ भी स्पेस नहीं दी है, केवल टॉप 20 फ्लोर्स दिए हैं वो, कि जो कि रहेंगे एमिनिटीज के लिए या रेस्टोरेंट्स या साइड व्यूइंग के लिए। ओह अच्छा। बाकी हॉलो रखा है। और सारी जो उसके आसपास की जो कम्युनिटी है वो एमआर ने पहले ही एक्वायर कर ली है और उसको वो बेचेगा। वाह। और वैसे भी अगर आप देखो तो उन्होंने जितनी भी डेवलपमेंट करी है सब कुछ वर्ल्ड में बेस्ट ही करा है। भले वर्ल्ड की टॉलेस्ट बिल्डिंग हो, भले वर्ल्ड का बिगेस्ट
उनका स्टेडियम हो, भले हॉर्स रेसिंग कोर्स हो, हर चीज़ जो भी उन्होंने बनाई है वर्ल्ड की बिगेस्ट ही बनाई है। अभी मैं आपको बताऊं कि ये तो दुबई की बात हो गई, वहाँ एक और एमिरेट्स है रसल खेमा। वो हाँ वैसे जी। तो ट्रैकिंग के लिए ज़्यादा फेमस है, उसका अच्छा। थोड़ा क्लाइमेट दुबई से 6 डिग्री भी कम है। अच्छा। तो वहाँ वो कसिनो लेके आ रहे हैं, वर्ल्ड का लार्जेस्ट कसिनो। ओ वाह, अच्छा। और वो मैन मेड आइलैंड में बना रहे हैं ओह। उसको। और जो बनाने वाला है, इसको मैनेज करने वाला, वो विन कसिनो है, वाह। जिसने लास वेगास में कसिनो बनाया है और हांगकांग में, मकाऊ में कसिनो बनाया है। और मैंने सुना है वहां पे वो एयरपोर्ट भी, शायद कोई बिगेस्ट एयरपोर्ट भी कुछ बनाने बिल्कुल वाले हैं। बिल्कुल। तो अभी जो नया एयरपोर्ट आने वाला है, उसकी जो कैपेसिटी है 250 मिलियन पैसेंजर्स की होने वाली है। वाह, 2.5 गुना से भी ज्यादा। राइट। और इस एयरपोर्ट के अंदर केवल ये नहीं है कि आप गए, आपने शॉप्स में बैठे या रेस्टोरेंट्स में बैठे, उसके अंदर सिनेमा भी होगा, अच्छा। गोल्फ कोर्स भी होगा। आप क्या बोलो, वो मिल जाएगा आपको अंदर। एयरपोर्ट के अंदर ही। बिल्कुल। तो अगर कोई सोच रहा है कि बस हम 1 घंटा पहले जाएंगे, वहाँ देख लेंगे और फिर अपना ऑनबोर्डिंग करेंगे, नहीं। अब ऐसा होने वाला है, पूरा परसेप्शन ही चेंज हो जाएगा कि भाई एक दिन पहले जाओ वाह। और वहाँ घूमो। इतना बड़ा एयरपोर्ट होने वाला है वो, और फिर अपना ऑनबोर्डिंग करो और जाओ। रसल खेमा में भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज आ रही बिल्कुल हैं? बिल्कुल। अच्छा। जहाँ ये कैसीनो बनाए, उस आइलैंड का नाम है अलमर्जन। अच्छा। अलमर्जन आइलैंड में आपको काफ़ी रेसिडेंशियल यूनिट्स मिल जाएंगी। अच्छा। फिर एक शोभा भी एक सिनिया आइलैंड लेके आ रहा है, वो थोड़ा सा दूर है। वो अल क्वीन करके आइलैंड है, वहाँ वो स्टैब्लिश्ड है। और शोभा हमारे इंडिया की उसमें प्रमोटर्स हैं, अच्छा। तो वो भी लेके आ रहे हैं। तो डेफिनेटली वहाँ रेसिडेंशियल भी है, कमर्शियल भी है। एंड लोग वहाँ जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि फ्यूचर में उसको एयरबीएनबी में डालेंगे, क्योंकि वहाँ बहुत अच्छा फुटफॉल होगा आगे जाके। बट एक चीज बताओ, दुबई में आपने बताया टैक्स तो कोई है नहीं, तो ये हर चीज इतनी बड़ी बनाते कैसे हैं? क्योंकि गवर्नमेंट का तो जो इनकम सोर्स होता है वो टैक्स ही होता है, और दुबई में टैक्स है नहीं। तो ये लोग कैसे इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं? कहाँ से आ रहा है पैसा? क्योंकि उनका तो, दुबई का तो पेट्रोल भी अब खत्म हो चुका है। सबसे मेन स्ट्रीम है इनका जो रेवेन्यू का, वो है टूरिज्म। अच्छा। आप देखिए इंडिया को लैंड वाइज, लैंड एरिया वाइज आप कंपेयर करेंगे यूएई से, तो कुछ भी नहीं है यूएई। हाँ, कुछ भी नहीं ठीक है है। ना। बट इंडिया ने लास्ट ईयर करीबन अट्रैक्ट किए थे 6 मिलियन टूरिस्ट, इंटरनेशनल टूरिस्ट। बस। एंड यूएई ने 17 मिलियन करे थे। तो एक तो टूरिज्म है, दूसरा यूएई में डेली 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी बिकती है। 5,000 करोड़ की। 5,000 करोड़ की? तो डीएलडी रजिस्ट्रेशन जो स्टैम्प ड्यूटी है, वो उनको मिल रही है 4%। अमेजिंग, अमेजिंग। एंड तीसरा, क्योंकि वहाँ कंपनी सेटअप करना बहुत आसान है, लोग जीरो टैक्स से अट्रैक्ट होते हैं, तो वहाँ पे ट्रेड लाइसेंस फीस भी उनको मिलती है। तो अच्छा। ये 3 मेन इनके स्ट्रीम है आज की डेट में, जहाँ से इनको रेवेन्यू आ रहा है। तो आने वाले टाइम में भी ये नो टैक्स ही रहने वाला है दुबई, या कुछ आने वाले टाइम में ये लोग भी कभी ना कभी तो टैक्स लाएंगे? बिल्कुल लेके तो आएंगे ही। और अभी मैं आपको बताऊं, कॉर्पोरेट टैक्स भी लॉन्च हो गया है इस साल से। अच्छा, ऑलरेडी? यस। बट ये उन लोगों के लिए जो बड़े बिजनेस ओनर्स हैं, जो अच्छा टर्नओवर कर रहे हैं,